और जो है आपके सारे प्रोडक्ट बना करके देने वाले बंदे को आपने मुझे दूर किया, नफरत किया, प्यार नहीं देंगे तो हम अपना हक मांगेंगे। देखिए, मायावती से मैं एक बार नहीं 10 बार मिलने की कोशिश की और मैं ये समझाना चाहता था कि आप लीडर बनिए, आप देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए। खुद काटना चाहती हैं, खुद जो है नहीं बढ़ना चाहते, रिस्क नहीं लेगा, बलिदान नहीं लेगा। व्यापार और जो पॉलिटिक्स विदाउट रिस्क नहीं होता। नो रिस्क नो गेम, तो रिस्क तो लेना ही होगा। वो रिस्क से तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार उमेश और इस वक्त मैं पहुंचा हूं ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट एमयू दुआ जी के पास, जो कि हमेशा ये सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं और बहुजनों के मंच पे आप दिखाई देते हैं। चाहे किसी का भी मंच हो, मगर वो कहीं ना कहीं बहुजनों से संबंधित कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ पर आप नज़र आते हैं। एक समस्या है देश में, जो कि इस देश की जो मांग है एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो कि लूट घसूट और जो विक्रेता जो शब्द जो नाम दिया गया है उससे परे हो, उससे हटकर हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है इस देश में वो 85% जो मूल निवासी बोला जाता है, बहुजन बोले जाते हैं। वो चाहता है कि एक स्वच्छ सच्चा ईमानदार प्रधानमंत्री बने। 2024 करीबी मतलब कि 2024 महज 4-6 महीने हैं, चुनाव की तैयारी हो जा रही है। क्या लगता है, और अभी जो 1-2 दिन से अभी और ज़्यादा सुर्खियों में है वो जातिगत जनगणना को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के विषय में। देखिए, सबसे पहले आवाज़ भारत को मैं धन्यवाद करूंगा कि आप बड़े सटीक सवालों का सामने रखते हैं ताकि जनता जो है अवेयर जागरूक हो। मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। धर्म उसको कहते हैं जो लोगों की सेवा करे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन आज जो राजनीतिक धर्म की बात कर रहे हैं वो नफ़रत की धर्म है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुरान आना, राम और मस्जिद और मंदिर की लड़ाई करना ये धर्म नहीं है। जो धर्म लोगों की सेवा ना करे, महिलाओं की इज्जत ना लूटे, इज्जत लूटे, आज जो है हमारे नौकरी ना मिले। बिहार की जो जनगणना की आपने बात उठाई है, तो जनगणना यही बात दर्शाता है कि किसका कितनी भागीदारी है, उसके हिसाब से उसके हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, शोषित हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों, उनको हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि सदियों से एक ब्राह्मणवाद यूरोशियन लोगों ने हम पे अधिपत्य बनाया, जो 2-3% की संख्या रखते हैं और वही राज करते रहे हैं। चाहे वो न्यायालय में हो, चाहे वो जो है पार्लियामेंट में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, हर जगह उन्हीं की वर्चस्व है। तो क्यों भाई बाकी जनता कहाँ जाएगी? आप उनको अशिक्षित रखते हो, आप उनको जो है हर तरह से दबा करके उत्पीड़ित शोषित करके रखते हो। और यही वजह है कि जनगणना की मांग हुई और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये कदम उठा करके ये साबित कर दिया, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं, या वो कुर्मी हैं, उनकी संख्या 3% है, लेकिन उन्होंने जनगणना करा करके हमारे दिलों में जगह बनाया है। और मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको जो है शुभकामना देता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं जातिगत जनगणना से। एक तो वो जातिगत जनगणना में जाति में भी जाति है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एससी में भी 6743 जातियाँ हैं और उनकी अलग अलग पार्टियाँ भी हैं जाति के अंतर्गत। और ऐसे ओबीसी में भी हैं, हज़ारों जातियाँ हैं, वैसे एसटी में भी है, हज़ारों जातियां हैं। क्या लगता है कि जातिगत जनगणना में और लोगों को पता चलेगा कि इतनी संख्या हमारी है और पार्टियां उसमें उभरी ऑलरेडी, मतलब लाखों पार्टियां काम कर रही हैं। यही देखिए, एक तरफ जो ब्राह्मणवाद हुआ, जो सनातन बनाया गया, सनातन वर्ण है, धर्म नहीं है। उन्होंने बनाया था कि मैं इनको टुकड़े टुकड़े करके 7637 पार्टियों में बांट करके मैं इनसे रोटी वोटी खाता रहूँगा, इनसे दान दक्षिणा लेता रहूँगा, जजमानी कराता रहूँगा और मेरा धंधा चलता रहेगा। लेकिन यही उनके गले की फांस बन गई है कि अब 7637 पार्टियां अपने हक मांगने लगी है। जब बच्चे बड़े होंगे तो हक मांगेगा, तो हक मांगने लगी है कि भाई
जब आपने ही मुझे जात में तोड़ा, मैं शुद्ध था, मैं उसको शूद्र बना दिया। आपने मुझे जो है दलित और शोषित बना दिया। जब मैं खेती करने वाला बंदा, मजदूरी करने वाला बंदा और जो है आपके सारे प्रोडक्ट बना करके देने वाले बंदे को आपने मुझे दूर किया, नफरत किया, प्यार नहीं देंगे तो हम अपना हक मांगेंगे। और उस आधार पे बिहार एक हमेशा केंद्र बिंदु रहा है भारत का राजनीति का, और वहाँ से ये बिल्कुल वजह है कि सभी जातियों को, चाहे वो कोई भी जात के लोग हों, जो अति पिछड़ा हैं, जो 63% आ गए, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट वगैरह मिलकर के 85% आ गए, तो बाकी जो स्वर्ण अपने को बड़ा समझ रहे हैं वो 15% में सिमट गए, तो 85% हक मांगेगा। अब उनको मिर्ची लग गई है। तो अगर उसमें टेक्निकल ये है कि जो सनातन, जो आज आप कहते हैं कि सनातन आना चाहिए, तो उनका हक दो ना। पहले आप सभी को हक दो, और हक नहीं दोगे आप नफरत फैलाओगे, आप उसे छुआछूत करोगे, आप खाट पर नहीं बैठने दोगे, आप कुएं की पानी नहीं पीने दोगे, तो ये अब नहीं चलेगा। अब भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, आप विकास की तरफ। दुआ जी, यहीं पे मैं आपसे ये पूछना जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें कि अगर जातिगत अगर जनगणना होती है तो कहीं पर ओबीसी एससी में आ रहा है, जैसे ऊपर नॉर्थ में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में या कहीं असम में चले जाइए, तो वहाँ पे जो ओबीसी समाज है वो एससी में आ रहा है, कहीं वही वर्ग जो एसटी में आ रहा है। प्रशासन का अगर हिलिंग एरिया में चले जाएंगे तो ओबीसी एसटी में आ रहा है, तो क्या कैसे, मतलब उसको कैसे मैपिंग करेंगे? प्रशासन व्यवस्था और सनातनी वर्ण का ये सब खेल रहा, जो हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटा। आज जरूरत सिर्फ नहीं, हम लोग ये भी नहीं कर रहे, हम ये भी मांग नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा शोषित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको आपने हमेशा आपने दुत्कारा है, जिनको प्यार नहीं दिया, उनके हक की बात कर रहे हैं। आप जो ये बांटने की बात कर रहे हैं, ये प्रशासन अपने तरीके से अपने फायदे पहुंचाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोगों ने ऐसा किया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी परिवेश है, अलग अलग उनकी रहन सहन है, लेकिन उसके लिए भी आप यूसीसी ला रहे हो, आप कोड कंडक्ट ला रहे हो। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कि आप यूसीसी लाइए, लेकिन उसका मीनिंग कीजिए, यूनिफॉर्म कास्ट कोड कीजिए कि एक जात होगा पूरे भारत में, और वो एक जात कौन सा होगा? भारतीय कहिए ना। और भारतीय जब होगा तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको आरक्षण या उनको प्रमोशन दीजिए, बाकी सब भारतीय है, तो बात खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहते तो हैं, अब तो कहते तो हैं कि हिंदुस्तान शब्द खत्म हो गया है और इंडिया भी खत्म हो गया है, भारत आ गया है। वही अचंभा होता है, वही कई बार अचरज होता है कि हमारे आरएसएस का जो प्रोदा है भागवत मोहन जी, वो कहते हैं जो मुसलमान है वो मेरा भाई है, वो हिंदू था, वो मुसलमान आज हो गया, सुन करके सुन्नी हो गया। एक तरफ वो कहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी तमाम धड़, हिंदू मुस्लिम बढ़ाओ, झगड़ा कराओ और मोब लिंचिंग कराओ और दंगा फैलाओ और एक दूसरे को मारो, रेप करो। तो ये क्या, ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? ये दोगलापन है। आप एक तरफ भाई कर रहे हो और दूसरी तरफ भाई के जो है सीने में और उसके पीठ पे चाकू भोंक रहे हो। ये हमारी मानवता नहीं कहता। मानवीय मूल्यों को जब तक नहीं प्रतिष्ठापित किया जाएगा और इंसानियत और ह्यूमैनिटी को जब तरजीह नहीं दिया जाएगा, तो हमारा जो देश सोने का चिड़िया था, जो हमारा विश्व गुरु था, वो आज पूरा विश्व, जिसको आप कह रहे थे विश्व देख रही है, विश्व थू कर रही है। कह रहे ये है, ये लोग हैं, ये नादान लोग, ये गधे लोग, ये मूर्ख लोग, और उसका फायदा चंद लोग, यूरेशियन जो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का कोई ब्राह्मण जात का विरोधी नहीं हूं। एक ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मणवाद करके कि मैं सब श्रेष्ठ हूं और सब पे राज करूंगा, सबसे मैं खाऊंगा, सबका मैं रेप करूंगा, सबकी बीबी मेरी बीबी, उसका विरोध है, उस सिस्टम का विरोध है। मैं किसी जात का विरोध नहीं। दुआ साहब, एक सवाल और है, ये अहम सवाल है। एनडीए और इंडिया दो महागठबंधन है, अगर जातिगत अगर जनगणना होता भी है तो इन दोनों में से किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, एनडीए 38 पार्टियों और दो और ये सब के सामने, जनता के सामने ये बात खुल के आ गई है कि ये जो स्वर्णों का, ब्राह्मणवाद का पार्टी है, जो हिंदुत्व की बात करती है, सभी को, हिंदू समुदाय को, सभी को हिंदू राज दे करके राज करना चाहती है, यानी मानसिक गुलाम बना करके फॉरवर्ड लोग राज करना चाहते हैं। ये बात सामने आ गई है और ये अब छुपा नहीं रहा, खुल्लम खुल्ला हो गया। इसका मतलब दोनों तो देखिए, सुनिए, तो एनडीए अपनी जगह पे है और वहाँ पे 38 जो है नाम मात्र के, वो बोलने वाले नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। बाकी वहाँ पे अमित शाह और मोदी जी हैं, वही दबंग है, उन्हीं की पार्टी चल रही है। तो वो 40 चोरों का सरदार, वो डाकुओं की सरदार चल रही है, ये जनता को समझ में आ गया। दूसरा ये इंडिया में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो राज किया है, उसके अंदर 80% से ज़्यादा आरएसएस के लोग, ब्राह्मणवाद लोग पहले से घुसे हुए हैं और उसको भी तोड़ करके, मरोड़ करके, और कहीं ना कहीं ये लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और यही वजह है कि ईडी और इनकम टैक्स के डर से वो बोल नहीं पाते, विपक्ष मजबूत नहीं है। तो हमने कहा, जनता से, आपके चैनल से अपील करना चाहते हैं कि आप न एनडीए को साथ जाइए, न इंडिया को साथ जाइए, उनके साथ जाइए जो आपका हित करे, चाहे वो थर्ड फ्रंट बने, चाहे आपके जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप अपने बंदे
देखो जो आपके लिए काम करे, जो एफिडेविट बढ़े, जो रोजगार की बात करे, जो विकास की बात करे, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे, समानता की बात करे, आपको मुख्य मुद्दा से ना भटकाए और मंदिर मस्जिद ना कराए, नफरत ना फैलाए, ऐसे लोगों को चुनाव चुनिए। और सब कुछ ठीक है, ब्राह्मण सब कुछ ठीक है, मगर आपने समर्थन किया है जातिगत जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल, जातीय जनगणना बिहार में हुई है और पूरे भारत में होनी चाहिए। हर आप ये बताइए कि जिसके अंतर्गत ये जातिगत जनगणना हो रहा है, नीतीश जी हैं और उसके जो मुख्य चेहरे हैं इंडिया के, वो नीतीश जी हैं उसके, और आप इंडिया का वो विरोध भी कर रहे हैं गठबंधन। किस बात? तो मैं तो कहा इंडिया में नीतीश है ना, तो इंडिया में हर नीतीश जी का 2.83% आया है। जातीय जनगणना उन्होंने कराया और कुर्मी का, वो कुर्मी है तो कुर्मी का जो वहां पे जनसंख्या आया 2.83, तो 2.83 में तो बनेंगे नहीं, तो कौन बनेगा? 17% मुसलमान है, 14% हिंदू है, तो वहां पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा? या तो मुसलमान या यादव, या एक एक चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम। स्टेट की बात कर रहे हैं, उसी तरह से सभी स्टेट की बात कर रहे हैं। अब जब पूरे इंडिया का जनगणना होगा तो उसमें जब पूरे इंडिया के जनगणना सामने आएगा तो जिसकी जितनी ज्यादा भागीदारी, जितनी ज्यादा उसका हिस्सा होगा उतना उसकी भागीदारी होगी, उनको आना चाहिए। अब यही तो मिर्ची लग रहा है, यही तो लड़ाई है, यही तो बात है, यही तो जो ब्राह्मणवादी जो उस स्वर में वो कह रहे मैं तो 3% हूं, अरे मेरी तो राज छिन जाएगी, मेरी तो सत्ता छिन जाएगी। आज मैं नगर न्यायपालिका में सब भरे पड़े और आप जो है पार्लियामेंट में भरे, राज्यसभा में पड़े, सभी विभागों में भरे पड़े, तो वो डर लगने लगा उनको, तो कह नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं जनगणना होने देंगे। अब ये आपस में लड़ा रहे, मॉब लिंचिंग कराए और ये रोक रहे। तो अब झारखंड ने भी अनाउंस कर दिया रात में कि मैं भी जातीय जनगणना कराऊंगा, दिल्ली में भी और बाकी राज्यों में भी होगा, और कराना पड़ेगा। और इससे आने से हमें कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हमारा देश कितना पीछे है। अगर यूपी में नहीं हुआ तो जनक्रांति होगा, हम पीछे रह जाएंगे। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। आपके चैनल से बताना चाहूंगा जनता को, जो नहीं मालूम उनको ज्ञान लेना पड़ेगा। भारत हमारा 1947 में आजाद हुआ और 20 साल के बाद जापान आजाद हुआ। 20 साल के बाद, 22 साल के बाद जापान आजाद हुआ। उसके नागासाकी, हिरोशिमा 2 साल बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। लेकिन आज विश्व का विकसित देश कहलाता है जापान, और हम इतना बड़ा होने के बाद सारे संसाधन, अगर उसने अमेरिका से हाथ मिलाया ना, अमेरिका से हाथ मिला के तभी वो विकसित हुआ है ना। नहीं, यहाँ पे तो दुश्मन सारे अलग हैं, हाथ मिलाने को राजी। जापानियों में अपना जापान और अमेरिका एक हुआ है, अब दोस्ती शिखर सम्मेलन हुआ है, दोस्ती हुई है, वो अभी प्रगति पे वो अभी हुआ है। मैं आपको 1958 1960 की दौर की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जापान को अमेरिका से नफरत ही नफरत था, क्योंकि उन्होंने बर्बाद किया था। लेकिन उनमें जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के लिए जो समर्पण है, हमारे देश के अंदर हमारे नेताओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र समर्पण नहीं है। उनको है बहु बेटियों को बढ़ा, दौलत इकट्ठा कर लें, भ्रष्टाचार कर लें और लूट लें। तो ये लूट तंत्र, लोकतंत्र को जोग तंत्र, लूट तंत्र बना दिया, जोग तंत्र बना दिया। ये सेकुलर, ये गणराज्य भारत को इन्होंने बदनाम कर दिया और हम थूथू और बहुत नीचे चले गए हैं। ऊपर आने में जापान का अगर हम बराबरी भी करना चाहेंगे तो हमें लगता है कि 100 साल लग जाएंगे। चलिए अभी हम आते हैं गठबंधन पे। बहुजनों की सबसे बड़ी जो चेहरा है बहन कुमारी मायावती जी, जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अभी किसी गठबंधन में नहीं है। क्या लगता है कि जो इंडिया और एनडीए का दलित जो समाज है या बहुजन जो समाज है, इतने बड़े तबके, क्या वो उनके साथ में होगा? देखिए, मायावती से मैं एक बार नहीं 10 बार मिलने की कोशिश की और मैं ये समझाना चाहता था कि आप लीडर बनिए, आप देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए। आपके साथ दलित, शोषित, अति पिछड़ा, मुसलमान और बाकी जो कम्युनिटी है, ओबीसी है, ये सब आपके साथ आ जाएंगे। और आपका 10 एमपी है, आप थोड़ा सा अगर 30-40 एमपी बन गए तो मैं समझता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री होंगे। जिनके पास 200 सीट होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो वो बात ही नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने दौलत का घमंड है या वो दौलत को बचाना चाहती हैं और सत्ता से डरी हैं, सहमी हैं, तो उनको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और वो उनको जो है बुलंद इरादे के साथ, सूत्रों से पता चला है कि अभी तक इंडिया की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया है, इसलिए वो नहीं आना चाहिए। वो इंडिया और सभी के पास और भी सभी दलों के पास निमंत्रण भेजा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया वाले भी उनसे संपर्क किया, लेकिन मायावती अच्छा की हैं कि अभी इंडिया में नहीं गए हैं, क्योंकि वो देख रही हैं कि जो चेहरा एनडीए का है वही चेहरा इंडिया का है। तो मैं अगर इंडिया जाऊं या एनडीए जाऊं तो मैं तो एक ही थाली में चला गया। एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। उनको तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए, स्टेलिंग के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जो बचे खुचे लोग हैं, जो उनके जो अति शोषित लोग हैं, उनके साथ बनाएं। और मैंने कहा कि जरूरत नहीं है 200, 250 और 272 का। आप 40 सीट भी, 35 सीट भी अगर एमपी आपने ले आते हैं तो आप नाक के चने बन सकते हैं। जैसे मधु कोड़ा अकेले निर्दलीय चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर बन सकता है, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इंद्र कुमार चीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो मायावती क्यों नहीं बन सकती? लेकिन अगर मायावती हमारी बातों को नहीं समझती, आपके चैनल्स की बातों को नहीं सुनती, तो हम लोग दूसरा विकल्प भी ढूंढ लिया है कि हम नाई हजाम स्टालिन को प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो उनको लेकर करके नॉर्थ और ईस्ट को मिला करके बनाएंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि मायावती समझे और हमारे साथ, हम सबके साथ सड़कों पे आकर के दरी में बैठ करके बात करें, अपनी हेकड़ी, अपना वीआईपी कल्चर से बाहर निकले। मैं समझता हूं कि मायावती आने वाले प्रधानमंत्री बन सकती है। आप पूरा पुरजोर मतलब समर्थन कर रहे हैं बीएसपी की? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अगर वो अपने ही पांव खुद काटना चाहती हैं, खुद जो है नहीं बढ़ना चाहते, रिस्क नहीं लेगा, बलिदान नहीं लेगा, व्यापार और जो पॉलिटिक्स विदाउट रिस्क नहीं होता, नो रिस्क नो गेम, तो रिस्क तो लेना ही होगा। वो रिस्क से डर रही हैं तो रिस्क लेंगी, जैसे पहले ली, काशीराम के वक्त में ली तो 3 बार चीफ मिनिस्टर रही। अब प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं, वो बन सकती हैं। हमने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, अगर आपका, हमने चंद्रशेखर रावण को चंद्रशेखर आजाद का नाम दिया, हमने उससे भी बात किया, सबसे कहा, वो लोग भी कहते हैं दुआ जी आप सब पहल कीजिए, हम सब एक जगह हो जाएंगे, चाहे हम भटके हैं कोई बात नहीं, हम एक जगह होने के लिए तैयार। लेकिन जब तक मायावती पहल नहीं करेंगी, जब तक वो हुंकार तो रही है, अभी देख रहे हैं कि साउथ में 20 कैंडिडेट मिल गए हैं। हाँ, कैंडिडेट में देखिए ऐसा है 20 कैंडिडेट लड़ेंगे। वो जो है तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, 4 राज्यों में वो हैं और उनके लोग आएंगे भी। लेकिन हम लोग जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद की बात कर रहे हैं, जहां पे 272 मिल करके सरकार चुनती है, प्रधानमंत्री बनाती है। हमारा जो भविष्यवाणी है कि 200 के आसपास एनडीए आएगा और 200 के आसपास इंडिया आएगा। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, तो फिर किसी को तो साथ लेना पड़ेगा, और जब साथ लेना पड़ेगा तो फिर हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं? तो उस हालत में मायावती कम संख्या में भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उनको इस बात का सोच करके गरीबों को, दलितों को, शोषित को, वंचितों को और हम जैसे लोगों को वो बात करें, बैठाएं, बुलाएं और उसके हिसाब से चलें, बोल्ड डिसीजन लें। मैं समझता हूँ वो बन सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरी हैं, सहमी हैं, या कोई और चीज़ सोच रही हैं, या वो सोच रही हैं कि मुझे जो सुलमानी पत्थर जो मोदी जी के पास है, लिलीपुट जो मोदी जी के पास है, वो हमारे पास मिल जाएगा और मैं यूं ही बन जाऊंगी। तो वो गलतफहमी में जी रही हैं, और ऐसी हालत में दूसरा जो विकल्प बनेगा वो स्टालिन बनेगा। ये मेरी आपके चैनल से भविष्यवाणी है। तो साथियों, हमारे साथ में थे एमयू दुआ जी, जो ह्यूमन राइट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो कि बेबाक बातों से जाने जाते हैं, और जो इनकी जो बातें होती है हालांकि अभी ये सोशल मीडिया के एक आइकॉन भी बन चुके हैं। पूरी मीडिया इनके पास आती है और वो व्यूज़ लेके जाती है जो पब्लिक के हित में होती है। वैसे मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।